हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपके लिए लेके आया हूं आचार्य क्लासेस फॉर यू में बायो का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी कि मादा जननांग। हमने कल पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि नर जननांग में कौन सा अंग क्या कार्य करता है या फिर कौन सा मुख्य अंग होता है, कौन सा सहायक अंग होता है। हमने बच्चों इसके बारे में मादा जननांग का भी सहायक अंग बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी लेकर आया हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, क्या लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी आप लोग जरा ये सारी थोड़ा ध्यान में रखिएगा और खामोशी से मेहनत करिएगा, क्योंकि जो खामोशी से पढ़ता है बच्चों वही रिजल्ट बदल देता है। क्या? वही परिणाम को बदल देता है। मेरा पर्पस यही था ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि खामोशी से की गई हुई मेहनत जो होती है वो परिणाम बेहतरीन परिणाम लाती है, यानी कि जो सबका सोचा गया परिणाम होती है उसको भी बदल देती है, यानी कि उससे बेहतर परिणाम दे सकती है। ठीक है बच्चों, तो हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। आज का सेशन है मादा जननांग। क्या है? मादा जननांग। ठीक है बच्चों, तो मादा जननांग का ये चित्र होता है। क्या होता है बेटा? ये मादा जननांग का चित्र होता है। यानी कि अगर हम फिगर बनाने के लिए आता है, फिगर बनाने के बेटा तो इसमें से सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में मादा जननांग जनन तंत्र का या फिर जननांग का सचित्र वर्णन करिए। क्या पूछेगा? मादा में, मानव जनन में मादा जननांग, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए या फिर मादा जननांग का सचित्र वर्णन करिए। तो बच्चों आपको फिगर यही बनाना है। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको डिफाइन कैसे करें। क्या डिफाइन कैसे करेंगे? तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अंडाशय से। कहां से? अंडाशय से शुरू करते हैं। तो अंडाशय क्या होता है बच्चों? अंडाशय एक गोलाकार ग्रंथिल संरचना होती है। क्या होती है? गोलाकार ग्रंथिल संरचना होती है। हम इसको ग्रंथिल क्यों कहेंगे, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए बेटा। ग्रंथिल संरचना इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें लगातार नमी बनी रहती है, यानी कि किसी न किसी तरल का स्राव होता रहता है, और जहां पे तरल का स्राव होता रहेगा वहां ग्रंथिल कहलाएगा ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्या हो गया? अंडाशय हो गया। तो अंडाशय की जो बाहरी परत होती है बेटा वो जननिक इपिथीलियम की बनी होती है। किसकी? जननिक एपिथीलियम की बनी होती है। ठीक है, तो जननिक इपिथीलियम की इसकी बेटा बाहरी परत बनी होती है। जननिक इपिथीलियम की इसकी बाहरी परत बनी होती है और इसके अंदर की तरफ एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है अंडाशय का ही पूछ ले कि अंडाशय का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको अंडाशय समझा दे रहा हूं, उसके बाद जैसे ही मैं आपको समझाऊंगा अंडाणु जनन उसमें अंडाशय और बेहतरीन से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये समझिए, ये है बच्चों अंडाशय। अंडाशय की बाहरी परत जो होती है वो जननिक एपिथेलियम की बनी होती है। उसके अंदर पाया जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो बेटा स्ट्रोमा परत होती है, यानी कि जो स्ट्रोमा का स्तर होता है, स्ट्रोमा में ही पुटिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पुटिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या होती है बेटा? ये पुटिकाएं होती है। क्या? पुटिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए पुटिकाएं क्या होती हैं। स्ट्रोमा में ये जो पुटिकाएं पाई जाती हैं वृद्धि करके ग्राफियन पुटिका बनती है और ग्राफियन पुटिका के अंदर ही अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होने के पश्चात ग्राफियन पुटिका फट जाती है। उसके बाद अंडाणु उससे स्वतंत्र हो जाता है। अंडाणु स्वतंत्र होने के बाद अंडाणु कहां चला जाता है बच्चों? अंडाशय में कुछ समय तक रहता है। उसके बाद जैसे ही मासिक स्राव होता है तो अंडाणु बाहर निकल आता है, या फिर मैथुन के समय भी अंडाणु बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों होता क्या है। यहाँ पे ये मान लीजिए अंडाणु बाहर निकल आया। ठीक है, अंडाणु बाहर निकलने के बाद ये फ्रेम्बिएटेड कीप होती है। ये हमने लिख दिया है फ्रेम्बिएटेड कीप। क्या? फ्रेम्बिएटेड कीप। तो बच्चों जैसे अंडाणु बनेगा, अंडाणु बनने के बाद जब मैथुन की क्रिया आरंभ होगी, क्या मैथुन की क्रिया आरंभ होगी, तो होगा क्या कि यहां से ये देखिए अंडाणु आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? अंडाणु आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अंडवाहिनी की तरफ बढ़ेंगे। क्या? अंडवाहिनी की तरफ बढ़ेंगे। किसकी सहायता से? फ्रेम्बिएटेड कीप की सहायता से। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि गर्भाशय जो अंडाशय होता है, अंडाशय से अंडाणु बाहर कैसे निकलेगा, यानी किसके माध्यम से निकलेगा, तो बेटा वो माध्यम होता है फ्रेम्बिएटेड
कीप होता है। क्या होता है? फ्रेम्बिएटेड कीप होता है। फ्रेम्बिएटेड कीप के माध्यम से बच्चों ये बाहर अंडाणु निकलते हैं। बाहर अंडाणु निकलते हैं तो बेटा तो ये जो अंडवाहिनी का ये घुमा हुआ भाग, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, जो घुमा हुआ यानी जो घुमावदार भाग है, इसे कहते हैं फैलोपियन नलिका। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका में ये अंडाणु पहुंचते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फैलोपियन नलिका में अंडाणु पहुंचते हैं। तो सीधी सी बात लिख देते हैं, अंडवाहिनी का घुमा हुआ भाग यानी कि जो घुमावदार यानी कि यू आकार का जो भाग होता है या फिर सी के आकार का जो भाग होता है उसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। और अंडवाहिनी क्या होती है? यहां से लेके बेटा यहां से यहां तक का पूरा भाग अंडवाहिनी कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा, यहां से लेके यहां तक का पूरा भाग अंडवाहिनी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडवाहिनी कहलाता है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए बेटा अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है। अंडवाहिनी के द्वारा अंडाणु अंडाशय से, कहां से? अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, यही ना कह सकते हैं, अंडाणु यहां से निकलेंगे और कहां तक आएंगे? गर्भाशय से, तथा इसके बाद योनि से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यही ना कहेंगे। ठीक है, ये कहेंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय एक नाशपत्ती के आकार की ग्रंथिल संरचना होती है। फिर हमने ग्रंथिल बोल दिया, किसके? नाशपत्ती के आकार की ग्रंथिल संरचना होती है। गर्भाशय में ही क्या बच्चों? गर्भाशय में ही भ्रूण का निर्माण होता है। क्या? गर्भाशय में ही भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद बात आती है बेटा ग्रीवा की। तो गर्भाशय की दीवार जहां से जुड़ी हुई होती है, यहां से बेटा यहाँ पे जगह बहुत कम होती है। क्या? बहुत कम जगह होती है। क्या? बहुत कम जगह होती है। तो ये वाला भाग कहलाता है ग्रीवा। क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। और इसके ठीक नीचे पाया जाता है योनि वाला भाग, ये वाला क्या? ये वाला भाग जो होता है वो योनि कहलाता है। क्या कहलाता है? योनि। योनि क्या होता है बेटा? ये मादा का मैथुनांग होता है। क्या? मादा का मैथुनांग होता है। क्या बच्चों? मादा का मैथुनांग होता है। मैथुनांग होता है यानी कि जहां पे मादा का मैथुन भाग होता है, यानी कि पुरुष का जो शिश्न होगा बच्चों वो यहीं तक आएगा। यहां तक, यहां तक आएगा। ठीक है, पुरुष का जो शिश्न होगा वो केवल यहीं तक आता है। ठीक है, पुरुष का शिश्न होता है बेटा तो आके शुक्राणु यहाँ छोड़ता है। शुक्राणु यहाँ छोड़ता है तो शुक्राणु बेटा गर्भाशय की दीवार से यहाँ ऐसे ऐसे पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं? फैलोपियन नलिका से। और फैलोपियन नलिका से पहुंचते हैं, फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं तो अंडाशय से स्वतंत्र हुए अंडाणु कहां तक आएंगे? फैलोपियन नलिका तक। उसके बाद जैसे ये फैलोपियन नलिका में दोनों पहुंचेंगे तो फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी बच्चों। निषेचन की क्रिया संपन्न होने के पश्चात भ्रूण में यानी कि जो अंडाणु होगा वो द्विगुणित हो जाएगा। द्विगुणित होने के बाद बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? विभाजन की, कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ हो जाएगी। क्या आरंभ हो जाएगी? कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया कि किस अंग का कार्य क्या होता है, गर्भाशय का कार्य क्या होता है, योनि का कार्य क्या होता है और अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है? ये आपको समझ में आ गया या फ्रेम्बिएटेड का कार्य समझ में आ गया? फ्रेम्बिएटेड क्या क्या होती है तो आप बता लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम इसके आगे आपको बता रहे हैं कि निषेचन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो इसको जरा सा इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए निषेचन की क्रिया अभी हमने आपको बता दिया है, लेकिन हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि निषेचन की क्रिया कैसे होती है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि पुरुष का जो शिश्न होता है बच्चों यहीं तक आता है, यानी कि योनि भाग तक ही आता है। कहां तक आता है? योनि भाग तक ही आता है। उसके बाद जैसे ही शुक्राणु यहाँ से रिलीज होते हैं यानी स्खलन यही हो जाता है। स्खलन यहाँ होने के पश्चात बच्चों जो शुक्राणु होता है वो कहाँ गति करते कहाँ पहुंचता है? गति करते करते वो पहुंच जाता है फैलोपियन नलिका में। कहां पहुंचता है? फैलोपियन नलिका में। और अंडाशय से निकले हुए अंडाणु भी फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं और मिलकर बच्चों ये अंडाणु होगा और ये शुक्राणु होगा। क्या? ये अंडाणु होगा और ये शुक्राणु होगा। शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेता है, यानी कि संयोजित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं निषेचन। निषेचन की क्रिया संपन्न करके अंडाणु को क्या बना देता है बच्चों? द्विगुणित बना देता है। क्या? द्विगुणित बना देता है। क्या बना देता है? द्विगुणित बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? द्विगुणित बना देता है।
द्विगुणित होने के बाद बच्चों इसमें कोशिका विभाजन शुरू होता है। क्या विभाजन शुरू होता है? कोशिका विभाजन शुरू होता है। तो अब देखते हैं कि जब ये कोशिका विभाजन शुरू होता है तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपका कम से कम 2 नंबर जरूर आएगा। क्या? कम से कम 2 नंबर जरूर आएगा, क्योंकि जितनी हेडिंग है हम आपको आप बताएंगे उन हेडिंगों से 100 उन 3-4 हेडिंगों में से 100% एक हेडिंग जरूर आती है, उसमें से पक्का एक जरूर पूछता है। देखिए उसमें से पूछता क्या है बच्चों, सबसे पहला चीज होता है विदलन। क्या? विदलन। क्या? विदलन। विदलन क्या होता है? क्या? विदलन क्या होता है? ठीक है, तो जैसे ही बच्चों ये अंडाणु, क्या जैसे ही ये अंडाणु द्विगुणित हुआ तो इसका केंद्रक क्या हुआ? द्विगुणित हो गया। द्विगुणित होने के पश्चात इसके केंद्रक में विभाजन होगा तथा अपने चारों तरफ निषिक्तांड का निर्माण कर लेंगे, एक परत का निर्माण कर लेगा, यानी कि जो इसका कोशा द्रव्य होगा वह एक प्रकार की परत का निर्माण कर लेगा जिसे कहते हैं निषिक्तांड। क्या कहते हैं? निषिक्तांड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? निषिक्तांड कहेंगे। निषिक्तांड के अंदर बच्चों ये जो केंद्रक होगा, क्या ये जो केंद्रक होगा इसमें लगातार विभाजन होगा। क्या? लगातार विभाजन होगा। विभाजन होने के पश्चात देखो हम ढेर सारे केंद्रक बना दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, मान लीजिए ये केंद्रक भी छोटा हो गया क्योंकि विभाजन हो रहा है लगातार। विभाजन होने के पश्चात बेटा जितने केंद्रक बनेंगे, क्या जितने केंद्रक बनेंगे, तो ये देखो केंद्रक बन रहे हैं। ये केंद्रक बेटा जो होंगे ये इसमें उपस्थित कोशा द्रव्य की सहायता से, किसकी सहायता से? कोशा द्रव्य की सहायता से अपने चारों तरफ, क्या अपने चारों तरफ झिल्ली अर्थात भित्ति का निर्माण कर लेंगे। किसका? झिल्ली अर्थात भित्ति का निर्माण कर लेंगे। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं इस प्रोसेस में कि कोशिका में विभाजन हो रहा है, यानी केंद्रक विभाजन हो रहा है, यानी कि कोशिकाएं बढ़ रही है। क्या? कोशिका में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किसमें वृद्धि हो रही है? कोशिका में, यानी कोशिका 2 से 4, 4 से 8 जैसे बढ़ रही है। किंतु यहां पे उपस्थित जो कोशा द्रव्य था, क्या जो कोशा द्रव्य था उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? जो कोशा द्रव्य था उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो बच्चों इस प्रकार का जो विभाजन होगा, क्या इस प्रकार का जो विभाजन होगा जिसमें केंद्रकों की या फिर कोशिकाओं की संख्या बढ़े लेकिन कोशा द्रव्य ना बढ़े, कोशा द्रव्य उतना का उतना ही रहेगा, तो वह कहलाएगा विदलन। यानी कि इस प्रकार का विभाजन क्या कहलाएगा? विदलन कहलाएगा। यानी कि ऐसा विभाजन, अंडाणु में निषेचन के पश्चात होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें कोशिकाएं तो बढ़ेंगी लेकिन कोशा द्रव्य नहीं बढ़ेगा, उस प्रकार के विभाजन को क्या कहेंगे बच्चों? विदलन कहेंगे। क्या कहेंगे? विदलन कहेंगे। विदलन के बाद एक और हेडिंग आती है बच्चों मोरूला। क्या आती है? मोरूला आती है। क्या आती है? मोरूला आती है। तो अभी हमने क्या कहा कि निषेचन के पश्चात अंडाणु में जो कोशिका विभाजन होगा उसमें कोशिका की वृद्धि होगी, यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। क्या बच्चों? कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन कोशा द्रव्य नहीं बढ़ेगा। तो इस अवस्था को कहेंगे मोरूला। इस विभाजन को क्या कहेंगे? विदलन। क्या कहेंगे? विदलन। यानी विभाजन को विदलन कहेंगे। और ये जो गेंद जैसी, यानी कि ये जो संरचना बन जाएगी, यानी ये जो संरचना होगी, अवस्था होगी, इस अवस्था को कहेंगे मोरूला। क्या कहेंगे बच्चों? मोरूला कहेंगे। ध्यान से देखिए इसको क्या कहेंगे? मोरूला। ठीक है, तो या तो ये पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है ब्लास्टोसील। क्या? ब्लास्टोसील पूछा जाता है बच्चों। क्या पूछा जाता है? ब्लास्टोसील। ये तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आपसे आएगा। हो सकता है इसमें और इसमें अंतर पूछ ले, लेकिन अंतर की संभावना कम होगी, लेकिन तीनों में से एक आपका जरूर आएगा, वो भी 2 नंबर का आएगा। तो आज का जो ये सेशन आपको पढ़ने से कम 3 से 2 से लेके 8 नंबर तक के फायदे। क्यों? क्योंकि अगर मादा जननांग पूछ लिया बच्चों तो मादा जननांग 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी या फिर 4 नंबर का पूछेगा या फिर 5 नंबर का पूछेगा। और इन तीनों में से कोई भी एक हेडिंग पूछेगी तो वह 2 नंबर की पूछी जाएगी। क्या? 2 नंबर की पूछी जाएगी। यानी हमने आपको क्या बोला कि 6 से
8 नंबर का आपका सेशन ये है। 6 से 8 नंबर बच्चों, जो एग्जाम में आपको 6 से 8 नंबर दिलाएगा। और जब आपको आधे घंटे में 6 से 8 नंबर पाने का मौका मिल रहा है तो कृपया इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। इस वीडियो को क्या करना है, आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ब्लास्टोसील क्या होता है, क्या ब्लास्टोसील क्या होता है। हमने क्या कहा, निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। उसके बाद बच्चों विभाजन शुरू होगा, और जो विभाजन होगा उसे कहेंगे विदलन। क्या कहेंगे, विदलन। और विदलन की जो अवस्था होगी, यानी कि जो कोशिका होगी, वो जो निषेकांड के साथ जो आकार बना लेगी उसे कहेंगे मोरुला। मोरुला के पश्चात बच्चों जैसे ही ये क्या, ये जो भ्रूण होगा, ये जो भ्रूण होगा, यह भ्रूण यानी ये जो भ्रूण बन रहा है, यह भ्रूण गेंद जैसी आकृति बना लेगा। कैसी, गेंद जैसी आकृति बना लेगा। एक बॉल जो होती है ना, बॉल जैसी आकृति बना लेगा, तो उसे कहेंगे ब्लास्टोसील। क्या कहेंगे बच्चों, ब्लास्टोसील। यानी कि अगर आपको विदलन पता चल गया तो मोरुला भी बता देंगे और ब्लास्टोसील भी बता देंगे। यानी कि निषेचन के पश्चात अंडाणु में जो विभाजन होगा, विभाजन में कोशाद्रव्य नहीं बढ़ेगा लेकिन कोशिकाएं बढ़ेंगी, तो उस विभाजन को क्या कहेंगे, विदलन कहेंगे। क्या कहेंगे, विदलन कहेंगे। और विदलन की ये जो अवस्था होगी, यानी कि जिस अवस्था में ये हो रहा है, उस अवस्था को क्या कहेंगे, मोरुला कहेंगे। और मोरुला के पश्चात ये जो भ्रूण होगा, यानी ये जो भ्रूण है ना, ये क्या है बच्चों, भ्रूण। यानी कि अगर कोशिका विभाजन शुरू हो गया तो भ्रूण निर्माण शुरू हो जाता है। ये जो भ्रूण हुआ, भ्रूण जब गेंद जैसी आकृति प्राप्त कर ले, यानी गेंद जैसा प्रतीत होने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो, अगर आपको समझ में आ रहा तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसके आगे बच्चों हम आपको समझा रहे हैं कि अंडाणु का जनन कैसे होता है। क्या, अंडाणु का जनन कैसे होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये होता है अंडाणु की संरचना। क्या होती है, अंडाणु की आंतरिक संरचना। अंडाणु नहीं, सॉरी, ये होती है बच्चों अंडाशय की आंतरिक संरचना। क्या होती है, अंडाशय की आंतरिक संरचना। तो चलिए हम देखते हैं अंडाशय से अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी कि अंडाशय से अंडाणु कैसे बनते हैं, यानी अंडाशय में अंडाणु कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। देखिए, अंडाशय की एक बाहरी परत होती है। क्या, एक बाहरी परत होती है जिसे हम लोग कहते हैं जननिक एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जननिक एपिथेलियम कहते हैं। ये जो बाहरी परत होती है बच्चों, इसे क्या कहेंगे, जननिक एपिथेलियम। उसके बाद एक मोटा आवरण पाया जाता है। क्या, एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या, स्ट्रोमा कहते हैं। जननिक एपिथेलियम के ठीक अंदर की ओर उपस्थित एक मोटा आवरण कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ही बेटा पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पुट्टिकाएं, यानी कि छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं का समूह होता है, वो उन्हें क्या कहते हैं, पुट्टिकाएं कहते हैं। यही पुट्टिकाएं बच्चों क्या होती है, यही पुट्टिकाएं वृद्धि करके, क्या, वृद्धि करके ग्राफियन पुट्टिका में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, ग्राफियन पुट्टिका में परिवर्तित हो जाती है। ग्राफियन पुट्टिका में जैसे ये परिवर्तित होती है बेटा, तो ये देख लीजिए आप, ढेर सारी कोशिकाएं इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो और ये खाली स्थान होगा जो कि किसी भी कोशिका में वैक्यूल्स होता है, यानी कि रिक्तिका होता है। क्या, रिक्तिका का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो अगला प्रोसेस आगे बढ़ा, पहले यहाँ फिर यहाँ, उसके बाद फिर थोड़ी वृद्धि होने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो देखो ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जो होंगी ये अंडाणु जनन कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी बच्चों, अंडाणु जनन कोशिकाएं होंगी, जिनके द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, इनके द्वारा ये देखो बच्चों अंडाणु का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं कि अंडाणु का निर्माण होने के पश्चात अंडाणु में क्या क्या होता है। अंडाणु की सबसे बाहरी परत जो बनेगी वो कहलाएगी कोरोना रेडिएटा। क्या कहलाएगी, कोरोना रेडिएटा। उसके ठीक अंदर की ओर ये वाली जो परत होगी बच्चों, ये कहलाएगी जोना रेडिएटा। क्या कहलाएगी, जोना रेडिएटा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो अंडाणु जनन कोशिकाएं हैं, उनके साथ साथ एक विभिन्न प्रकार की और कोशिका पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं पोषी कोशिका या फिर नर्स कोशिका या फिर पोषण कोशिका। ठीक है, तो इन कोशिकाओं का बच्चों कार्य क्या होता है, इन कोशिकाओं का कार्य होता है जननिक
कोशिकाओं यानी कि अंडाणु जनन कोशिकाओं तथा अंडाणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। क्या होता है? अंडाणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। उसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ इस प्रोसेस के बाद जब यहाँ पे प्रोसेस आगे चलता है तो हम ये देख रहे हैं ग्राफियन पुटिका फट जाती है। क्या? ग्राफियन पुटिका फट जाती है, और जैसे ही ग्राफियन पुटिका फट जाती है बच्चों तो अंडाणु बाहर आ जाता है। क्या होता है? अंडाणु बाहर आ जाता है। अंडाणु बाहर आने के बाद बेटा ये जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी कि जो अपशिष्ट होता है, यानी जो पुटिका का अपशिष्ट भाग होता है खून के थक्के जैसा, उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम, जो कि गर्भाशय में नष्ट हो जाता है, सॉरी अंडाशय में नष्ट हो जाता है। अंडाशय में हमने ये चीज ये देखा होगा बेटा कि अंडाशय का एक भाग प्रेम्बिएटेड कीव से जुड़ा होता है और एक भाग जो होता है वो गर्भाशय के द्वारा स्नायु से जुड़ा होता है। किससे? स्नायु से जुड़ा होता है। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है, जब मासिक चक्र यानी कि आवर्त चक्र के बाद जब रजोधर्म होता है यानी कि रजोनिवृत्ति होती है, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये स्नायु के द्वारा गर्भाशय में चला जाता है और गर्भाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये वेस्ट होता है बच्चों। क्या होता है? अपशिष्ट होता है। क्या होता है? अपशिष्ट होता है। क्या होता है? अपशिष्ट होता है। क्या? कार्पस ल्यूटियम स्ट्रोमा उसका ग्राफियन पुटिका का अपशिष्ट भाग होता है, यानी कि जब से ही कार्पस ल्यूटियम से अंडाणु बाहर निकल जाएगा, यानी कि ग्राफियन पुटिका से अंडाणु बाहर निकल जाएगा, अंडाणु बाहर निकलने के बाद वह वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई कार्य नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। और हम ये देख रहे हैं बच्चों की गर्भाशय में रेखीय पेशियां पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? रेखीय पेशियां। क्या पाई जाएंगी? रेखीय पेशियां पाई जाएंगी। रेखीय पेशियां, ठीक है। रेखीय पेशियां का मतलब इसमें धारी बनी होगी, यानी कि ऐसे ऐसे धारियां पाई जाएंगी, और इनके मध्य बच्चों उपस्थित होता है संयोजी ऊतक। क्या उपस्थित होता है? संयोजी ऊतक, जो इनको कनेक्ट करके रखता है, इन सभी को क्या करके रखता है? जोड़कर रखता है। क्या करके रखता है बच्चों? जोड़कर रखता है। इसे कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहेंगे? संयोजी ऊतक। तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया? ग्राफियन पुटिका स्ट्रोमा में पाई जाने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है, ये दाने जैसे प्रतीत होती है, ठीक है, जो वृद्धि करती है, वृद्धि करके अंडाणु का निर्माण करती है। किसका? अंडाणु का निर्माण करेगी। अंडाणु का निर्माण करने के बाद जैसे इसके अंदर अंडाणु परिपक्व हो जाएगा तो ये फट जाएगा और अंडाणु बाहर आ जाएगा। क्या? ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात अंडाणु बाहर आ जाता है। ग्राफियन पुटिका का जो अपशिष्ट भाग होगा यानी कि बचा हुआ भाग होगा वो कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। और कार्पस ल्यूटियम प्रत्येक मासिक चक्र के साथ यानी कि जो रजोनिवृत्ति होते हैं उसके साथ गर्भाशय के मार्ग से बाहर निकल जाए, योनि गर्भाशय में आता है और योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया। अगर आपसे ये पूछ ले कि स्ट्रोमा क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रोमा क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रोमा बच्चों क्या होता है? स्ट्रोमा अंडाशय की बाहरी परत होती है, यानी कि बाहरी नहीं, अंडाशय की आंतरिक परत होती है। क्या? आंतरिक परत होती है जिसमें पुट्टिकाएं पाई जाती है बच्चों। क्या पाई जाती है? पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, और पुट्टिका ही वृद्धि करके ग्राफियन पुट्टिका का रूप ले लेती है। ठीक है, तो स्ट्रोमा अंडाशय की आंतरिक परत होती है जिसमें पुट्टिकाएं पाई जाएंगी और पुट्टिका ही वृद्धि करके ग्राफियन पुट्टिका में परिवर्तित हो जाएंगी, और जिनके द्वारा क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको याद रहेगा इतना आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। उसके बाद हम बच्चों आपको बता दे रहे हैं अंडाणु की संरचना। क्या बता दे रहे हैं? अंडाणु की संरचना। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए कि अंडाणु की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से कम नहीं तो 7 से 8 नंबर का जरूर पूछता है। क्यों? क्योंकि अगर अथवा में भी दे दिया ना बच्चों तो ये चैप्टर अगर आप पढ़े रहेंगे तो इजीली इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो होता है एकदम सीधा होता है। बाकी सभी चैप्टर के क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन हमेशा आपको सीधी लैंग्वेज में मिलेंगे, यानी आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे और आप उनका उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। चलिए बच्चों हम बता रहे हैं अंडाणु की संरचना। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप भी अंडाणु की संरचना बनाइएगा।
अंडाणु की संरचना में ऐसे संरचना बाहर की तरफ बनाते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ एक सूरज जैसी संरचना बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसमें निर्माण करना है कोरोना रेडिएटा का। किसका निर्माण करना है बच्चों? कोरोना रेडिएटा का निर्माण करना है। तो बाहर की तरफ बच्चों हम इसमें ऐसी संरचना बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे इन सभी को क्या करेंगे? मिला देंगे। आप बच्चों बारीकी से बनाइएगा, यानी कि जो सभी की दूरियां होगी वो बराबर रहेंगी तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा बारीकी से बनाइएगा ताकि इसकी जो सुंदरता हो वो और बढ़ जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम जानते हैं कि इसमें होता क्या क्या। तो ये जो निकले हुए उभरे हुए भाग होते हैं बेटा, यही कहलाते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहलाते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या कहलाते हैं? कोरोना रेडिएटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोरोना रेडिएटा कहलाते हैं। उसके बाद ये वाला भाग, ये वाला भाग कहलाता है जोना रेडिएटा। क्या कहलाता है? जोना रेडिएटा। क्या कहलाता है बच्चों? जोना रेडिएटा। क्या कहलाएगा? जोना रेडिएटा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका जो कोशा द्रव होता है, कोशा द्रव की सहायता से अंदर एक कला पाई जाएगी, यानी कि एक पर्दा, जैसे पर्दा होता है ना एकदम पतली झिल्ली का, वैसी संरचना पाई जाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे पीतक कला। क्या कहेंगे बच्चों? पीतक कला। और पीतक कला का कोई खास रोल नहीं होता है। क्या? कोई खास रोल नहीं होता है। पीतक कला का कोई खास रोल नहीं होता, ये होती है पीतक कला। क्या होती है बच्चों? पीतक कला। क्या होती है? पीतक कला। और ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा सा ऐसी संरचना बना देंगे बच्चों तो ये और अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। ऐसा से प्रतीत होगा कि हाँ ये अंडाणु है। तो ये होता है बच्चों अंडाणु। और अंडाणु के मध्य में इनका क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। और अंडाणु के अंदर क्या भरा रहेगा बच्चों? कोशा द्रव्य भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा? कोशा द्रव्य भरा रहेगा, इतना याद रखिएगा। और इसमें क्या पाया जाएगा बच्चों? कोशा द्रव्य पाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये होती है अंडाणु की संरचना। किसकी संरचना? ये होता है अंडाणु की संरचना। किसकी? अंडाणु की संरचना। किसकी? अंडाणु की संरचना, ठीक है। तो ये बच्चों हमने आपको आज ये भी बता दिया कि अंडाणु की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं, किस भाग को कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरोना रेडिएटा को। क्या? किसको? कोरोना रेडिएटा को। तो बच्चों आपको केवल इस फिगर को देखकर ही इसकी डिफिनीशन बतानी है। क्या? इस फिगर को देखकर ही आप इसकी आसानी से डिफिनीशन बता सकते हैं। जैसे कोरोना रेडिएटा क्या है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले 1 नंबर का कि कोरोना रेडिएटा क्या होता है, तो आपको लिखना क्या है? आपको यह बताना है कि कोरोना रेडिएटा अंडाणु की सबसे बाहरी परत होती है या फिर सबसे बाह्य आवरण होता है जो कि कठोर होता है, यानी जो कठोर तथा नुकीला होता है। नुकीला मत बोलना, लेकिन ये तो बोल ही सकते ना कि जो थोड़ा कठोर होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो जोना रेडिएटा होता है वो कोरोना की अपेक्षा क्या होता है? कोमल होता है। क्या होता है बच्चों? कोमल होता है। और ये कोरोना रेडिएटा क्या होता है? कोरोना रेडिएटा अंडाणु की सबसे बाह्य स्तर होता है, यानी कि सबसे बाह्य आवरण होता है। और इस कोरोना रेडिएटा के बाद अंदर की ओर एक आवरण उपस्थित होता है जिसे कहते हैं जोना रेडिएटा। क्या कहते हैं बच्चों? जोना रेडिएटा, ठीक है। उसके बाद बच्चों पाए जाते हैं पीतक कला। और पीतक कला कोशा द्रव्य के सहायता से बनी एक सघन झिल्ली होती है। क्या होती है? सघन झिल्ली होती है। उसी को हम क्या कहेंगे? पीतक कला कहेंगे। उसके बाद होता है बेटा केंद्रक। ये केंद्रक अगुणित होता है। अगुणित होने के साथ साथ यही केंद्रक निषेचन की क्रिया को संपन्न बनाता है, यानी कि यही संयुग्मित होता है, ठीक है। केंद्रक ही मुख्य भाग होगा जो कि संयुग्मित होगा और निषेचन की क्रिया को सफलता प्रदान करेगा, यानी सफल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कोशा द्रव्य। कोशा द्रव्य की अवस्था के बच्चों कोशा द्रव्य जब उपस्थित रहेगा तो ये जो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी, तो इसको पोषण प्रदान करने का कार्य भी कोशा द्रव्य कहेगा। और इसमें उपस्थित जो आर्गन मतलब अंग होंगे उनको जीवित कौन रखता है?
कोशा द्रव्य रखता है। ठीक है बच्चों, तो ये होती है अंडाणु की संरचना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर अंडाणु की संरचना पूछता तो आपको बस इतना ही बनाना है और इतना ही लिखना है। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना ही बनाना है और इतना ही लिखना है। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम, और अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शुक्राणु का जनन होता है। क्या, किस प्रकार से शुक्राणु का जनन होता है और शुक्राणु कैसे निषेचन की क्रिया संपन्न करता है। वैसे हमने आपको आज ही बता दिया है कि शुक्राणु योनि में ग्रीवा के पास पहुंचता है, यानी मानव शिश्न से स्खलित होता है, और स्खलित होने के पश्चात वह फैलोपियन नलिका तक पहुंचता है और वहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेता है। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।